Edward Said is a very important post-colonial writer, and in the recent times we have seen that post-colonial theory से हमारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं. So it becomes very important for us कि हम लोग एडवर्ड साइड को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें. You are always going to see questions coming from his important works, या फिर इनकी डेट पूछ ली जाएगी, आपसे इनके टर्म से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे. आई विल गिव यू अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ हिज मेजर वर्क्स जो आपको डेट वाइज अपने नोट्स में लिख लेने हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल हिज इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लास्टली हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे सो दैट यू गो डबल श्योर फ्रॉम दिस वीडियो. एज आई सेड कि आपके एडवर्ड साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, एंड क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ना सिर्फ एडवर्ड साइड बट और भी जितने भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फ्रांस फैनन, होमी भाभा, गायत्री चक्रवर्ती, स्पीवक, वी हैव एम्स एंड लियोपोल्ड ब्लूमफील्ड, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हो, इनको पढ़ना चाहते हो एक ही जगह पे, तो आप मेरे लिटरेरी थ्योरी के कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे मैंने सारी 14 थ्योरीज को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड इजी वे में पढ़ा के रखा है. आप अगर एडवर्ड साइड को आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छा आइडिया पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के बारे में होना चाहिए. आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर थ्योरी, पूरा डेडिकेटेड है इस थ्योरी को समझाने में, आप जरूर से उसको जाकर देख लीजिएगा. बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्ड साइड तो हम लोग पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करेंगे. बहुत ही क्लियर होगा आप सभी को ये कॉन्सेप्ट कि जब भी हम लोग कॉलोनी के बारे में बात करते हैं तो देयर इज वन कंट्री जो किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल कर जाती है एंड उस कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लेती है और उसको एक्सप्लॉइट करने लगती है. इंडिया कैन बी टेकन एज अ प्राइम एग्जाम्पल बिकॉज हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि ब्रिटिशर्स केम टू आवर कंट्री. इनिशियली तो ये लोग जब आते हैं तो ट्रेड का बहाना करते हैं एंड बहुत टाइम तक ये लोग ट्रेड करते हैं, काफी प्रॉफिट भी कमाते हैं ये लोग हमारी कंट्री से. पर धीरे धीरे हमारे कल्चर, हमारी लैंग्वेजेस, हमारे मैनरिज्म्स एंड हमारे बिहेवियर के ऊपर इंटरप्शन करने लगते हैं, इंटरफेरेंस करने लगते हैं एंड उसको बदलने की कोशिश करने लगते हैं. वी ऑल आर अवेयर ऑफ देयर हिस्ट्री कि ये कितने साल हमारे यहाँ आकर रहते हैं. धीरे धीरे अपने आप को सुपीरियर बताने लगते हैं एंड हम लोगों की सभी चीजों को ये नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं एंड इंफीरियर बताने लगते हैं. सो दिस कॉलोनियल माइंडसेट जब भी हम लोग पढ़ते हैं कि क्या हुआ था जब कॉलोनाइजर्स हमारे देश में आए थे, तो हमारी जो आइडेंटिटी को ये लोग पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं. हमारे कल्चरल बिलीव्स, हमारे रिचुअल्स, हमारी लैंग्वेज, हर चीज में जब ये इंटरप्शन करने लगते हैं एंड उसका जो इफेक्ट होता है हम लोगों के ऊपर, वो हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू read about post-colonial theory, you are going to examine the cultural, political and psychological effects of colonization. हमारे घर में कोई भी ऐसा रिश्तेदार आ जाता है जो बहुत ज्यादा हमें टोकता है, बहुत ज्यादा हमारे घर में रोजमर्रा के जीवन में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, उसको बार बार गलत बताने की कोशिश करता है, तो हम एक वक्त पे अपने आप को ही डाउट करने लगते हैं कि यार हम जो कर रहे थे इतने सालों से क्या वो गलत थी. तो आप एक आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हो जो इन ब्रिटिशर्स के आने से हुआ था हमारे देश में. सो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी इन सभी इफेक्ट्स के बारे में बात करने की कोशिश करती है कि कैसे ये जो कॉलोनाइजर्स हैं जब कॉलोनी बनाते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, उनकी सोसाइटी, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके मैनरिज्म्स एंड बिहेवियर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. इट एनालाइजेस हाउ कॉलोनियल पावर्स कंट्रोल्ड, रिप्रेजेंटेड एंड इन्फ्लुएंस द आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल दे रूल. आप सभी को पता है कि हमारे ऊपर ना सिर्फ ये कंट्रोल जमाते हैं, आपके देश में आकर ये बाकी देश या पूरी दुनिया में आपको एक अलग आइडेंटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करने लगते हैं, आपको इंफीरियर बता के, आपको इलिटरेट बता के एंड आपकी चीजों को गलत बता के. इन दिस पर्टिकुलर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी इन सभी चीजों को एग्जामिन किया जाता है कि इनके आने या फिर इनके यहाँ पर रह के जाने के बाद हमारे दिमाग में जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स या जो आइडेंटिटी को लेके इफेक्ट हुए हैं उसका क्या परिणाम हुआ है इनके आने के बाद. So all these things are talked upon in your post-colonial theory. Now, एडवर्ड साइड के बारे में हम लोग जब बात करते हैं,
आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोस्ट कॉलोनियल राइटर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने रीशेप किया है हाउ द वेस्ट परसीव्स द ईस्ट। आप सभी को पता होगा कि ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, योर यूके, यूएस, ये सभी लोग ईस्टर्न कंट्रीज को, या स्पेसिफिकली हम लोग बोल सकते हैं इंडिया को, एक बहुत ही अलग नजरिए से कॉलोनीज बनाने के बाद देखने लगे थे। एंड नॉट जस्ट कि ये लोग कैसा परसीव करते हैं, इन्होंने अपने लिटरेचर, अपने टेक्स्ट एंड अपने मीडिया के थ्रू इंडिया को एक बहुत ही शेडी पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। एंड इट कंटिन्यूज टिल टुडे कि ईस्टर्न कंट्रीज इन स्पेसिफिकली इंडिया को बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जाता है इन दिस इंटायर वर्ल्ड। सो हाउ आवर कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेस्टर्न पीपल्स, कौन ये तय कर रहा है कि इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं आर द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, एंड हम लोग जिन स्टैंडर्ड्स के थ्रू रह रहे हैं वो इंफीरियर हैं एंड वो गलत है। उसके बारे में आपके एडवर्ड सईद ने बिल्कुल एक जो थॉट है इस पूरी दुनिया में उसको रीशेप किया है, उसको बदला है। इन्होंने एक्सपोज किया है यूरोसेंट्रिक बायसेस को, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से अपने लिटरेचर के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू एंड अपने एकेडमिक डिस्कोर्सेस के थ्रू ये सभी कॉलोनियल कंट्रीज को, जहां पर ये जाकर सेटल हुए थे, जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया आकर हमारे कंट्रीज को, उनको ये बहुत ही शेडी एंड लो लाइट में दिखाने की कोशिश करते हैं। इन सभी चीजों का एक्सपोज किया है आपके एडवर्ड सईद ने। इनके अगर इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में मैं बात करूं तो उसके जरूर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अभी इसको आप लोग अपने नोट्स में लिखिए। ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स है एंड आई विल शो यू कि इनसे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर पॉसिबिलिटी है कि इनसे आपका क्वेश्चन जरूर से आपको देखने को मिलेगा। ओरिएंटलिज्म इज हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, जो आपको रटा होना चाहिए। कहीं पे भी आप लोग ओरिएंटलिज्म का वर्ड देख लें तो आपको पता होना चाहिए कि ही योर एडवर्ड सईद इज द ऑथर। 1978 में ये वर्क पब्लिश होता है। इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्क, जिन्होंने आपके एडवर्ड सईद के इस थॉट को कि किस तरीके से वेस्ट परसीव करता है ईस्ट को, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपोज किया है अपने इस वर्क के अंदर। ओरिएंटलिज्म से आपको इतने सारे क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं कि इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वर्क को डिटेल में प्रिपेयर करें। नेक्स्ट इनका वर्क है द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन, 1979 में पब्लिश हुआ था। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो कि आपके एडवर्ड सईद एक मिक्स्ड आइडेंटिटी के पर्सन है। ये एक पैलेस्टीनियन अमेरिकन स्कॉलर कहे जाते हैं, जो कि इनिशियली इनका जन्म होता है एक पैलेस्टीनियन सिटी में, विच वॉज देन कंट्रोल्ड, या फिर वो तब कॉलोनी थी आपकी ब्रिटिशर्स की। तो इन्होंने कॉलोनाइजर वाला जीवन जिया हुआ है एंड आगे जाके ये सेटल हो जाते हैं अमेरिका में, जो कि एक टाइम पे दूसरी कंट्रीज पे अपनी कॉलोनीज बनाने लगा था। तो इन्होंने कॉलोनी कैसे बनाई जाती है उस कंट्री में भी इन्होंने अपना जीवन जिया है एंड ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंट्री जो जाके दूसरों के ऊपर रूल करती है। तो इन्होंने अपनी इस मिक्स्ड आइडेंटिटी ऑफ द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड के बारे में इस वर्क में भी बहुत ज्यादा बात की है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनका ये वर्क याद रखें, रिफ्लेक्शंस इन एग्जाइल, जो आपसे पूछा गया है। कवरिंग इस्लाम इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। देन इस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्क कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, 1993। ये जितने भी वर्क्स आपने अभी यहाँ पर देखे, जरूर से इसको अपने नोट्स में लिखना है एडवर्ड सईद को पढ़ने से पहले, और इनको जाके आप सर्च करके पढ़ सकते हो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट हिज टर्म्स, ओरिएंटलिज्म इनका वर्क भी है और इसके अंदर ये बात करते हैं दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इनफैक्ट तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि है ओरिएंटलिज्म, ऑक्सीडेंटलिज्म एंड द अदर। ये तीनों ही टर्म्स आपस में इंटर रिलेटेड है। इनफैक्ट आई वुड से कि ये चार टर्म्स आपके इंटरकनेक्टेड है। आप एक टर्म को जब समझेंगे तभी आपको दूसरा टर्म समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं ये चारों टर्म्स आपको इतने क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी दैट यू विल नेवर हैव एनी कंफ्यूजन फ्रॉम देम। कॉन्ट्रापंटल रीडिंग आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे बिकॉज इस पे मेरे ऑलरेडी एक फुल फ्लेजेड वीडियो है, क्योंकि कॉन्ट्रापंटल रीडिंग से अलोन आपसे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्लीज गो अहेड इन इस वीडियो को आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। बात करेंगे हम लोग इनके सबसे पहले दो टर्म्स, इंटरकनेक्टेड टर्म्स के बारे में। वो है हमारा ऑक्सीडेंट एंड दूसरा है हमारा ओरिएंट।
ऑक्सीडेंट के अंदर आ जाते हैं द वेस्ट, जितनी भी आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली आई वुड से आपका यूरोप, ब्रिटेन एंड लेटर यूएस। लेटर यूएस क्यों बोला गया है? क्योंकि यूएस वाज इन वंस अपॉन अ टाइम कि वो भी एक कॉलोनी था आपके ब्रिटिशर्स की, बट आगे जाके जब वो इंडिपेंडेंस गेन करते हैं, पावर गेन करते हैं, वो खुद जाके दूसरी कंट्रीज के ऊपर कॉलोनीज बनाते हैं। सो इट इज अ वेरी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला कॉन्सेप्ट कि अगर सास के ऊपर अत्याचार हुए हैं तो वो भी किसी के ऊपर पास डाउन करेगी और अपनी बहू के ऊपर अत्याचार करेगी। यूएस इज द प्राइम एग्जाम्पल फॉर दैट। सो वेस्ट, जो कि ऑक्सीडेंट वर्ड को डिनोट करता है, आर ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज हु कंसिडर देमसेल्व्स एज अ आइडियल कंट्री, अ कंट्री दैट यू हैव टू लुक अपॉन, कि यार किसी भी चीज को अगर आपको सीखना है तो इनको देखो, मैनरिज्म समझने हैं तो इनको देखो, कपड़े पहनने हैं तो इनकी तरह। बेसिकली आपका ये जो ऑक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट है वो अपने आप को सुपीरियर दिखाता है। आप जब अपने आप को सुपीरियर कहते हो तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो किसी के इंफीरियर होने से ही तय होती है। हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर बाइनरी ऑपोजिशंस में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि एक दिन की जो आइडेंटिटी है वो रात के होने की वजह से ही होती है। अगर रात नहीं होगी तो आप डे को डे बोल ही नहीं पाएंगे। सो दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट कि ऑक्सीडेंट की जो आइडेंटिटी है ऑफ बीइंग सुपीरियर, ऑफ बीइंग नो एट ऑल, वो आती है इन कंपैरिजन विद द ओरिएंट, जो कि आपके इन जितनी वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाया है एक कॉन्सेप्ट। दिस इज नॉट अ फैक्ट दैट वी नीड टू नो। ये कॉन्सेप्ट जानबूझ के बनाया गया है कि ऑल द एशियन एंड मिडिल एशियन और ईस्टर्न कंट्रीज, स्पेसिफिकली यहाँ पर कॉलोनाइज्ड रीजन्स लाइक इंडिया, आर और विल बी डिनोटेड एज योर ओरिएंट। तो ये जो टर्म है आप लोग याद रखिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेंट एंड ओरिएंट किसको किसको डिनोट करता है। ये जो टर्म्स है दोनों आपको मिल जाएंगे। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ओरिएंटलिज्म के अंदर, आई एम अगेन रिपीटिंग कि इसकी डेट रख के रखना, 1978 में पब्लिश हुई थी। इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर सबसे पहले तो इस दो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा के ये बताते हैं कि किस तरीके से आपकी वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए जो बाकी ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको एक्सोटिक, इंफीरियर, अनसिविलाइज्ड एंड अदर का दर्जा दे दिया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना अदर का, मैं और डिटेल में अभी आपको समझाऊंगी। आपकी इन सभी कंट्रीज को नीचा दिखाकर, इनको बारबैरिक, इलिटरेट बताकर कि इनको सिविलाइजेशन की नीड है, इनको नीड है कि हम इनको धुतकारें और इनको ठीक करके रखें, ये पॉइंट अपनी सुपीरियोरिटी को जस्टिफाई करने के लिए इन लोगों ने बनाया है। यू कैन सी ओवर हियर कि साइड ने इस बात के ऊपर आर्ग्यू किया है, द वेस्ट क्रिएटेड द आइडिया ऑफ ओरिएंट टू जस्टिफाई देयर कॉलोनियल डोमिनेशन। आपके ऊपर रूल कैसे किया जा सकता है, इस बात को बहुत ही इजी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करना कि एक जो सास होती है वो बहू के ऊपर कैसे रूल कर पाती है, बहू को पहले गलत बता के। आप जब तक दूसरे इंसान को नीचा नहीं दिखाओगे, उसको गलत नहीं बताओगे एंड ये नहीं बताओगे कि तुम्हें मुझे टेम करने की जरूरत है, तब तक आप उसको दबा नहीं सकते हो। सो द नंबर वन थिंग जो आपके रूल करने में यूज की जाती है बाय एनी पर्सन, बाय एनी कम्युनिटी, बाय एनी कंट्री और एनी पर्सन, वो सबसे पहली चीज यही होती है कि सबसे पहले आपको नीचा दिखाना, आपको गलत ठहराना, आपको इंफीरियर दिखाना एंड फिर अपनी सुपीरियोरिटी को या आपके ऊपर किए गए रूल को जस्टिफाई करना, जो आपके ये ब्रिटिशर्स बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे थे। आपको देखने को मिल जाएगा कि इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ईस्ट, आप जिस कंट्री में आके प्रॉफिट कमा रहे हो, यहाँ पर आकर ट्रेड कर रहे हो, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लॉइट करते चले जा रहे हो, उस कंट्री को उनके टर्म्स पे समझने के बजाय इनको बता दिया कि भाई ये जो इंडिया है ये मिस्टिकल है, ये बैकवर्ड है एंड इट इज इन अटर नीड ऑफ वेस्टर्न गवर्नेंस, कि भैया हम इनके बिना, मतलब हमारे बिना तो आपका काम ही नहीं चलने वाला है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन रिटन इन द बुक्स, पर आपको एज एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे बिकॉज बहुत सारे लिटरेचर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप रुडयार्ड किपलिंग के दो वर्क्स जाके पढ़ेंगे, एक वर्क है इनका किम एंड दूसरा है द व्हाइट मैन्स बर्डन। इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर इन लोगों ने अपने लिटरेचर के थ्रू इस बात को पूरी दुनिया में स्प्रेड कर दिया कि दीज इंडियंस आर इन अटर नीड फॉर गवर्नेंस एंड इट इज अवर बर्डन, इट इज द व्हाइट मैन्स बर्डन कि हम लोग जाके इन गवार लोगों को लिटरेट
रिलेट कर पा रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन फाइंड इन दीज नॉवेल्स। आपको जब मैं इंग्लिश इन इंडिया पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको शो करूंगी कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ये लोग आते हैं एंड हाउ डू दे ट्रांजिशन इन बिकमिंग द इंपीरियल पावर इन आवर कंट्री, उसमें इन लोगों ने जस्टिफाई किया है कि अरे इनके देश में आना इज अ सिविलाइजिंग मिशन, कि हम लोग इनको सिविलाइज कर रहे हैं, इनको पढ़ा लिखा रहे हैं, अदरवाइज ये क्या ही करते हैं। ओके, so British presented themselves as superior, as rational and civilized, and वहीं इन्होंने बाकी ईस्टर्न कंपनीज, इन ईस्टर्न कंट्रीज एंड इंडियंस को फ्रेम किया है एज सुपरस्टिशियस, इरैशनल एंड इनकेपेबल ऑफ सेल्फ रूल, कि ये खुद से तो अपनी कंट्री चलाने के काबिल नहीं है। तो आपके ब्रिटिश ने इस बात को यहाँ पर रूल करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने यूज की है वो है आपके रिलीजन का इस्तेमाल करना एंड कास्ट डिवीजन का इस्तेमाल करना, अपने आप ही देशवासियों के बीच में मतभेद पैदा कर देना, डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल करना रिलीजन के बेस पे, एंड उसको एक हथियार बनाकर आपके ऊपर रूल करना। आई फाइंड इट वेरी आयरॉनिक कि जब ये काम ब्रिटिशर्स करते हैं तो हम लोग इनको गालियां देते हैं और हम लोग इनको गलत बताते हैं, जब हमारे ही देश के लोग हैं जो हमसे ऊपर हैं, हम लोग को जब बांटने का काम करते हैं, लड़ाइयां लगवाने का काम करते हैं, तो उनको हम ही लोग सपोर्ट करते हैं, विच इज आई गेस वेरी आयरॉनिक। इनका ये जो टर्म है द अदर का, वो एक बहुत ही अच्छा टर्म है। यू आर गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर टर्म और दिस पर्टिकुलर एक्ट बीइंग डन बाय अस इवन। हम लोग जब अपने आप से अलग किसी भी इंसान को देख लेते हैं तो हम लोग उसको अदर का दर्जा दे देते हैं कि अरे ये तो कोई और है, ये मेन स्ट्रीम से अलग है। जैसे कि सपोज करिए कि 4 ऐसे लोग खड़े हैं जो लोग हेट्रोसेक्सुअल है। हेट्रोसेक्सुअल मतलब जो जिसका जो अट्रैक्शन होता है ऑपोजिट सेक्स के टुवर्ड्स होता है। कोई भी एक बंदा जो कि होमोसेक्सुअल है आके खड़ा हो जाएगा तो ये 4 बंदे इसको अदर का दर्जा दे देंगे। कोई भी एक अपर क्लास सोसाइटी को बिलोंग करता है, उसके बगल में कोई एक लोअर क्लास पर्सन आकर खड़ा हो जाएगा तो हम लोग उसको अदर का दर्जा दे देते हैं, अपने आप से उसको अलग कर देते हैं। तो ये जो अदर की तरह किसी इंसान को दूसरे की तरह अलग बोलना एंड उसको अपने आप से अलग कर देना और उसको गलत रूप में दुनिया को दिखाना इज द टर्म दैट वी कॉल एज अदर। अदर का जो प्रोसेस होता है वो होता है अपने आप से दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना, फिर उसको मार्जिनलाइज कर देना, जैसे कि आपकी वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं कि सभी नॉन वेस्टर्न कल्चर्स को वो इरैशनल, अनसिविलाइज्ड एंड डेंजरस मानती है। आप खुद बताइए, इस बात में किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है। कौन इनको सुपीरियर एंड सिविलाइज्ड होने का दर्जा दे रहा है? ये अपने आप को ही सिविलाइज्ड एंड आई एम नो इट ऑल, द राइट एंड सुपीरियर बता के दूसरे इंसान को अदर करार कर देते हैं, गलत करार कर देते हैं, इनको इंफीरियर, इनको अनसिविलाइज्ड एंड बारबेरिक, इलिटरेट एंड व्हाट नॉट बुला देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एडवर्ड साइड ने बताया है कि इट इज अ वेरी डीह्यूमनाइजिंग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो आपको इन ईस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा बाय द वेस्ट। एंड इसका एग्जाम्पल भी है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस में जोसेफ कॉनराड अफ्रीका को एक ऐसी जगह दिखाते हैं जहां पर हमेशा कंफ्यूजन रहता है, जहां पे सैवेज पीपल रहते हैं एंड जो अच्छी स्टैंडर्ड सिविलाइज्ड सोसाइटीज होती हैं जैसे यूरोप की जो सोसाइटी होती है उससे ये लोग बिल्कुल अलग है। सेम चीज आप लोग अलादीन कभी भी देखेंगे, इंडियाना जोन्स एक मूवी है उसको आप देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी डिटेल्स को, अगर आप देखेंगे कि लैंड ऑफ मैजिक कारपेट्स हम लोग को बुलाया जाता है, बेली डांसर्स का ये लैंड है बुलाया जाता है, एंड रूथलेस विलेंस होते हैं। तो जो पोर्ट्रेयल है हम लोगों का इस कंप्लीट वर्ल्ड में, आई डू नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम, जैसे आपके पबजी एंड ऐसे टाइप के गेम्स, कंसोल गेम्स निकलते हैं, वैसे एक गेम निकला था जिसमें इंडिया को सेटअप बनाया गया था एंड उसमें इंडिया के स्लम्स, बदहाली दिखाई गई है। मतलब आपको इंडिया में और कुछ दिखाई ही नहीं दिया अपने गेम में डालने के लिए। सो दैट पर्टिकुलर गेम गेन्ड अ लॉट ऑफ डिबेट एंड कंट्रोवर्सी कि इंडिया को जानबूझ के ये जो वेस्टर्नर्स हैं जब कुछ भी क्रिएट करते हैं तो एक बहुत ही लो लाइट में दिखाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इनका टर्म है यूरोसेंट्रिसिज्म एंड इसको देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्ड बना हुआ है यूरोप से एंड सेंटर से। जब यूरोपियंस, द ब्रिटिशर्स, when they consider themselves as the center of this entire world, they are the right people you have to look upon, then ये अपने आप को सेंटर ऑफ हिस्ट्री, सेंटर ऑफ नॉलेज एंड सेंटर ऑफ प्रोग्रेस समझते हैं। मानो कि इस दुनिया में जो सबसे सही सिविलाइजेशन है वो यूरोपियंस ही है
उससे ये कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है यूरोसेंट्रिसिज्म, ठीक है। In this worldview, Western values, cultures and systems are considered superior, and जितनी भी non-Western cultures होते हैं उनको backward, exotic and underdeveloped। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे तो वो हमारे पहनावे पे क्वेश्चन उठाते हैं, वो हमारे बात करने पे क्वेश्चन उठाते हैं, हमारी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को गलत बता के साइडलाइन कर देते हैं और अपनी वेस्टर्न लैंग्वेज को, इंग्लिश को हम लोग को जानबूझ के सिखाने की कोशिश करते हैं। देन हम लोग के रिचुअल्स को, हमारे सुपरस्टिशियस को, जो भी चीजें थी ऑर्थोडॉक्स चीजों को, इन सभी को वो ओवरऑल गलत बता के हमें सिविलाइज करने की और चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये बताते हैं कि जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं आर द राइट स्टैंडर्ड्स, दिस इज द वे यू शुड ड्रेस, दिस इज द वे यू शुड बी यूजिंग योर लैंग्वेज, दिस इज द वे हाउ यू शुड बी एजुकेटेड, दिस इज द वे हाउ दिस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन सेक्टर शुड वर्क। सो हर एक एक क्षेत्र में ये लोग घुस जाते हैं एंड वहां पे ये लोग अपने आप को सुपीरियर बता के जितनी भी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको इंफीरियर बताते हैं। साइड ने इस पर्टिकुलर यूरोसेंट्रिसिज्म के ऊपर बात की है और कहा है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अपना एक हथियार एंड टूल बना के दे हैव स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑफ इंपीरियलिज्म, एंड इस पॉइंट से इन्होंने अपने नॉन यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर जस्टिफाई करने की कोशिश की है इंपीरियल रूल को। Here we come to an end of all the terms. I hope कि इन टर्म्स को बहुत ही अच्छी तरीके से आसान भाषा में आपने समझ लिया होगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। Let's take a look at the question and see कि हम लोग से कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। So match the following में हम लोग को यहाँ पर कुछ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स देखने को मिलते हैं। We have होमी भाभा, we have जोफ्रे हार्टमैन, we have एडवर्ड साइड, we have जूलिया क्रिस्टीवा। कोई आपके पोस्ट मॉडर्निज्म को बिलोंग करता है, कोई पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को, तो इन सभी को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। We can see over here एडवर्ड साइड and we can easily point out culture and imperialism जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, तो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वर्क दैट वी सी इज एडवर्ड साइड्स वेल नोन बुक ओरिएंटलिज्म वाज पब्लिश्ड इन। डायरेक्टली आपको वर्क का नाम पूछा जाता है एंड पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कौन सा इनकी डेट है। तो डेट मैंने जो आपको प्रोवाइड की है उसको अच्छे से रट लेना, आपके आसानी से क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अगेन हम लोग के सामने कॉन्सेप्ट एंड टर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। हमें यहाँ पे दिखाई देता है कॉन्ट्रापंटल रीडिंग एंड यहाँ पे हमारे एडवर्ड साइड हमें दिखाई देते हैं। सो कॉन्ट्रापंटल रीडिंग इनका बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए, तो उस पर सेपरेट वीडियो जो मैंने बनाई है उसको जरूर से जाके देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स इज एसोसिएटेड विद द टर्म कॉन्ट्रापंटल रीडिंग? अगेन वी हैव एडवर्ड साइड। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको लगाने हैं और एडवर्ड साइड से और भी बहुत क्वेश्चंस जो आए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करना चाहो तो लिटरेरी थ्योरी के अंदर, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में आप जाके इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट यू नो एग्जैक्टली बिफोर गोइंग इनटू योर एग्जाम्स कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इफ एट ऑल यू फाइंड माई टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इजी टू कंज्यूम, तो आप जरूर से लिटरेरी थ्योरी के और भी राइटर्स एंड थ्योरीज को कंज्यूम कर सकते हैं अलॉन्ग विथ ऑल ऑफ माई कोर्सेज। इनके सभी के फ्री डेमो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप जाके इनको अवेल करके एक बार देखकर इन कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं एंड एग्जाम से पहले इन सभी सेक्शंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। आई एम होपिंग कि आज के लेक्चर ने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आई एम होपिंग कि आप सभी लोगों ने मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे सभी PYQ टेस्ट सीरीज, पोल्स एंड मेरे और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। सो मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ देम। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप अगला वीडियो इसी तरीके से कौन से राइटर का देखना चाहोगे, एंड डू गिव मी अ फीडबैक अबाउट टुडेस वीडियो। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।